गांधी का कथन था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर गीड। लालची लोग यहाँ अरबों रुपए का कोयला का अवैध कारोबार करते हैं, माफिया यहाँ पनपते हैं, तब पैसा निकलता है इनके पास से। एक छोटा सा गांव है, 100 परिवार है, इसको छोटा मोटा पैकेज में इस गांव को विस्थापित किया जाता है, लेकिन इनके पास मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है। इनके पास चंदा देने के लिए पैसा है, राजनेताओं को चंदा देने का पैसा है, इनके पास गुंडों को पालने का पैसा है, लेकिन गांव को विस्थापित करने का पैसा नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, गांधी के देश में रोज गांधी की हत्या हो रही है और दुर्भाग्य की बात है उसमें हमारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। यही दिखाई उसमें दिखाई कैसे बोल रहा है। घर है बाबू, यहाँ देखो, इनमें आइए बाबू, बाथरूम यहाँ आइए ना, यहाँ आइए। दिखाई दीवार पूरा टूटा हुआ है। देखो इसमें कैसे बैठेगा, इसमें कैसे बैठेगा मैदान। सही बात है। हाँ तो कहाँ जाएगी हमारा बहन, कहाँ जाएगी? तो अभी पुलिस को हम हाँ देखो देखो कैसे इसमें नहाएगा। कैसे क्या हुआ, कब हुआ घटना? एक कल 12 बजे हो गया। 11 बजे 11 बजे ना 12 बजता था। हम लोग टाइम तो देखो मैदान नहीं जाता है आदमी लोग। ये 2 महीना के अंदर में और हमारा बाबा मर गया। कल जी है बाबू, हमें कल जी है, हम कहे हम भी मर जाएंगे। गोपना घुस के क्या करेंगे, बच के बच विधायक नहीं सुनता है, मैनेजर नहीं सुनता है, एजेंट नहीं सुनता है, जाके मुखिया नहीं सुनता है, सरपंच नहीं सुनता है, कोई। हम लोग का इतना घर द्वार चल गया, जाते हाँ देगा, जब देगा क्वार्टर यदि आज हमारा बहन को दे देते तो हमारा बहन आज नहीं मरते कल। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ आपको सूचित कर रहे हैं। गोंदू डीओपी के बगल में धोबी मोहल्ला, जहां की 3 महिलाएं शौच करने जा रही थी कल शाम में, अचानक समा गई। कोलेरी के जमीन फट गया और वो नीचे समा गई। ये अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, ये कई वर्षों से लगातार धनबाद के चारों तरफ इसी तरह बीसीसीएल के द्वारा शोषण किया जा रहा है। रैयतों की जमीन बिना कुछ मुआवजा, बिना नौकरी का ले लिया जाता है और वो समय समय पर इसी तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। कोयला निकाल करके गड्ढा को छोड़ दिया जाता है, कोई बालू भराई नहीं होती है, कहीं कोई कुछ भी नहीं होता है, ना कोई गाछ लगता है, ना कोई मट्टी भराई होता है, ना कोई फिलिंग होता है, ना बालू डलाता है। जस की तस कोयला निकाल करके राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। अगल बगल में रहने वाले रैयत हैं, जिनकी अपनी जमीन है, अपना मकान है, वो ऐसी स्थिति में रहना कैसे रह रहे हैं ये आप ही समझ सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे उनके एकदम चहेते, जो पूरे झारखंड के अभी पूरे रैयतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जयराम महतो टाइगर, अभी इस डायरेक्ट पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप ही पर एक उम्मीद है लोगों को, आप इसे कैसे ठीक करेंगे, इसका आखिर परमानेंट इलाज क्या है। पूरे झारखंड को तहस नहस करके यहाँ की कंपनियों ने रख दिया है, यहाँ के नेताओं ने रख दिया है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, हम आज बात करेंगे उनसे, जयराम महतो जी से। धन्यवाद। पूरे झारखंड में लगातार हो रहा है और रैयतों की जमीन आखिर इस जगह पे है जहाँ कोलेरी है, उनको कहीं छोड़ के वो जा भी नहीं सकते हैं, ना कोई मुआवजा मिल पा रहा है, ना कोई नौकरी मिल पा रहा है, ना कोई उचित व्यवस्था मिल पा रहा है। और पूरे झारखंड में देखा जा रहा है कि कम से कम आप एक ऐसे सिरमौर बने हैं, आप एक ऐसा आस बने हैं लोगों का कि कम से कम आप पर लोग भरोसा कर पा रहा है। यहाँ की पूरी पॉलिटिकल का नैतिकता खत्म हो गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, भगत सिंह ने एक कथन कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर वो आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूरों तक पहुंच पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और आज मजदूरों की और इन ग्रामीणों की मौत के बाद यह स्पष्ट हो गया है, भारत में आजादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। ये सच्चाई है। आज लगभग मैं भी जीएम से टेलीफोनिक 4-5 बार इस विषय में मैंने वार्ता उनको सूचना दिया है कि ये फलना स्थान में कभी भी
कोई अप्रिय घटना घट सकती है, लोग जमीन के नीचे समा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं। गांव वाले 1.5 साल से लगातार विस्थापन को लेकर अपना आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है, और हम बार बार अपनी बातों में भी कहते हैं कि झारखंड के लोग जानवर के समान है। ये लोग हमें जानवर से भी गया गुजरे सकते हैं। उस नाम है कि आज हमारी जो माताएं जिनका दफन हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में उनका पार्ट्स जमीन से बाहर निकल रहा है, यानी हमें एक न्याय प्रिय मौत भी नहीं मिलती। हम इतने पीड़ित अवस्था में है कि अपनी माटी खोने के बाद, अपना जमीन खोने के बाद, देश को इतना कोयला का रेवेन्यू देने के बाद हमें एक मौत भी ठीक से नसीब नहीं होती है। हमारा कहीं अंगुली का टुकड़ा मिलता है, कहीं जांग का टुकड़ा मिलता है, कहीं हाथ का टुकड़ा मिलता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक विषय है। और मुझे लगता है आज अगर ये व्यवस्था बीसीसीएल को मैं इसलिए स्पष्ट कहता हूँ, ये तानाशाही रवैया अपनाती है। इनकी संज्ञा मैं हिटलर से देता हूँ। जिस प्रकार हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, ये लोग लगभग, मुझे भी लगता है, लाखों झारखंडियों को कत्ल इसी प्रकार किए हैं। उदाहरण है, चास नाला में 375 मजदूरों का नीचे मर जाना, डोड़ी में 267 मजदूरों का मर जाना, नगदा कोलियरी में 50 मजदूरों का मर जाना। जब इतना कोल सेक्टर में इतनी घटना घटती है, उसके बाद भी अगर प्रबंधन संज्ञान में नहीं लेती है और वहां अगर कार्य नहीं करती है, इसका स्पष्ट संदेश यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा मर चुकी है। और हम जानना चाहते हैं, धनबाद में कम से कम इस कोयला का जो रखवाला का मामला जाता है, तो छोटे स्तर पे तो कार्रवाई कभी कभी हो जाता है, किसी की ट्रक पकड़ी जाती है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई होता है, लेकिन 5-5 एसपी हैं यहाँ धनबाद में जो डायरेक्ट कोयला का कम से कम संरक्षण कर सकते हैं। जैसे CISF है, CBI है, विजिलेंस है, तो 300 शहरी में है, ग्रामीण है, SSP है, ऐसे 5-6 एसपी हैं जिनका ये जिम्मेवारी होना चाहिए। उस पर लगता नहीं है कि कभी कोई वो कार्रवाई करते हैं। और आखिर इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, इसका परमानेंट इलाज है पॉलिटिक्स की नैतिकता। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस उनमें नैतिकता होगी तो प्रशासन और प्रबंधन के लोग भी दायरे में काम करेंगे। क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन में नैतिकता नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं होने के कारण जो IAS IPS उनको खुलकर छूट मिलती है। बाकायदा कोयला का जो मामला है वो तो अखबार के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं, 600 करोड़ का अवैध कोयला प्रत्येक महीना निकासी होता है, चोरी होता है। तो कहीं ना कहीं IAS IPS अपना जो उनको जिम्मेवारी मिला है इस राज्य के उत्थान के लिए, इन जिला के उत्थान के लिए, उस पर वो मुकर जाती हैं। और इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन दोषी हैं, और पॉलिटिशियन अगर दोषी है तो उसके लिए हम जनता भी दोषी है। इसीलिए अब खासकर झारखंड में जो परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है जनता को भी नैतिकता का परिचय देना होगा। अगर हमारे जनता नैतिकता का परिचय देंगे तो राजनेताओं को हम लोग घुटने पर बैठा के रखेंगे। इनका परमानेंट क्या होगा इलाज? मानते हैं जो अभी होगा फिलहाल देखिए, फिलहाल हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन और कोल मैनेजमेंट प्रबंधन को हम संदेश देंगे, जो भी मृतक हैं उनको कम से कम औसत 20-20 लाख का मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को संभवतः कहीं रखा जाए और इस गांव को यथाशीघ्र डिस्प्लेस किया जाए, इन्हें विस्थापित किया जाए, इन्हें नया क्षेत्र अलॉटमेंट किया जाए, वहां इनको रहने की व्यवस्था की जाए। और नहीं तो आज 3 माताओं का देहांत हुआ है और ये सड़क में चलते चलते, ये तो नहीं था कि कोयला चुनने गई थी। अगर ऐसा भी होता तो चलिए हम लोग ग्रामीणों पर दोष मढ़ते कि कोयला चुनने गई थी। इस सड़क पे प्रतिदिन आवागमन करते हैं, आना जाना सड़क पे लगा रहता है। अचानक चलते चलते कोई जमीन के नीचे धंस जाएगा, कितनी पीड़ा का विषय है। तो ऐसे में आज 3 माताएं गई हैं, कल 4 हत्या है। ये घटना नहीं कहेंगे, इसे हम हत्या कहेंगे, और इस हत्या पर बीसीसीएल का ही रोल है। आप देखे हैं कि यहाँ के गोंदूडी के जो धोबी मोहल्ला में जो रैयत है, उनकी अपनी जमीन है और ऐसे टापू पे वो बसे हुए हैं जिनके चारों तरफ रोड जो है वो फट चुका है। कोलियरी ने कोयला निकाल करके चारों तरफ रोड को मैंने कंप्लीट फाड़ दिया है, 2 पार्ट में हो गया है। लोग इधर उधर जा नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। उसमें कम से कम एक पूरे झारखंड के एक नए चहेता, कम से कम उम्मीद का एक किरण जयराम महतो जो आज इस क्षेत्र में आए हैं और उनको ढांढस बनाए हैं, उनके प्रियजन को ढांढस बनाए हैं कि जो लोग चले गए हम तो उनको वापस नहीं दिला सकते हैं, लेकिन कम से कम आगे मैनेजमेंट से बात करके यहाँ के रैयतों को विस्थापित करके कहीं दूसरे जगह ले जाने का प्रयास करेंगे, इनको बेहतर मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। और इस पर ये लगातार काम भी कर रहे हैं। कई जगह पे ये गए हैं, कई जगह इनके द्वारा अच्छी मुआवजा मिला है। अभी हाल में हमने देखा है MPL में घटना हुआ था, उसमें भी बहुत कड़ी मेहनत करके इन्होंने रैयतों के आगे काम किया और रैयत को सफलता मिला उसमें। तो हम आशा करते हैं कि इसमें भी इनको सफलता मिलेगा। कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे जो आज यहाँ की घटना है, इसको दिखाइए कि कितनी क्रूरता होती है। हम तो दिखाई रहे हैं, देखिए चारों तरफ पूरा रोड फटा हुआ है, हम दिखाए हैं। आज अगर इस पीड़ित परिवार को, पीड़ित गांव को अगर इंसाफ मिलेगा तो उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का योगदान होगा। बाकी स्तंभ मर चुकी है। आज देखिए हमारे बहुत सारे CISF के भाई भी आए हैं, इनको बाकायदा मैं बोलता हूँ, ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले अपनी ड्यूटी को देखते हैं। अगर अभी लाठीचार्ज का आदेश होगा तो ये लाठीचार्ज कर देंगे। एक तो हम दफाने मिट्टी में, लेकिन लाठी भी लगेगा हमारे ही सर पे। वो आप जानते हैं, चूंकि इनको इनका दोष नहीं है,
सिस्टम का दोष है, जो मैनेजमेंट बैठा है ऊपर उसका दोष है। तो इसलिए कितनी क्रूर व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक देश जहां लोग कहते हैं गांधी का देश है, तो गांधी ने क्या कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर गिड। यानी कोई अगर संसाधन है वो हमारी जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं है, तो ये संसाधन हमारा है, इन संसाधनों में सामुदायिक योगदान होना चाहिए। तो गांधी की हत्या, गोडसे ने एक बार गांधी की हत्या की थी, लेकिन आज जितने भी IAS IPS जितने मंत्री हैं, गांधी के विचारों की, गांधी के देश में रोज हत्या कर रहे हैं। ये गांधी का कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर गिड। लालची लोग यहाँ अरबों रुपए का कोयला का अवैध कारोबार करते हैं, माफिया यहाँ पनपते हैं, तब पैसा निकलता है इनके पास ले। एक छोटा सा गांव है, 100 परिवार है, इसको छोटा मोटा पैकेज में इस गांव को विस्थापित किया जाता है, लेकिन इनके पास मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है, इनके पास चंदा देने के लिए पैसा है, राजनेताओं को चंदा देने का पैसा है, इनके पास गुंडों को पालने का पैसा है, लेकिन गांव को विस्थापित करने का पैसा नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, गांधी के देश में रोज गांधी की हत्या हो रही है, और दुर्भाग्य की बात है उसमें हमारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिससे जनता की उम्मीद टिकी है, क्योंकि बाकी लोग बेबस है। यहाँ जितने भी CSF पुलिस कर्मी है हमारे भाई हैं, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। ये अगर लाठी चार्ज भी करेंगे तो अपना कपार आड़ देंगे कि मार लो। ये सिस्टम के आगे मजबूर है, ये झुके हुए हैं, ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं। ये लड़ाई हमारी वहाँ माफियाओं से है, ये लड़ाई हमारी जो कोल मैनेजमेंट के पूंजीपति लोग बैठे हैं उनसे है। आज बहुत शर्मनाक विषय है कि जमीन है हमारी, आज देखिए कोई सड़क पर गुजरते गुजरते नीचे दम है। अरे कम से कम एक इंसाफ की मौत तो नसीब हो झारखंडियों को। हम तो इंसाफ से जी नहीं पाएंगे। झारखंड में अगर आप हैं तो आपके पास इंसाफ से जीने का अधिकार नहीं है, कम से कम मरने तो दिया जाए इंसाफ से यार। टुकड़ों में अंगुली का टुकड़ा निकल रहा है, जांग का टुकड़ा निकल रहा है, गर्दन का टुकड़ा निकल रहा है। मैंने हम लोग इस देश में अपनी जमीन खोने के बाद, इस राष्ट्र को मैंने निर्माण करने के बाद, अथाह संपत्ति कुर्बान करने के बाद हम मौत भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पूरे झारखंड में हम जो पब्लिक का डिमांड है वो बता रहे हैं आपसे, मैंने अपेक्षा करते हैं लोग। पूरे झारखंड में एक आंदोलन केवल जयराम महतो जी इस पे करें कि हमारा जमीन, हमारा कोयला हम काटेंगे, हम बेचेंगे। देखिए इसके लिए आंदोलन होगा तो इससे पहले हमें इस बात को सदन में लेके जाना होगा। तो इसलिए वास्तविकता है, आपका मेघालय मिजोरम की बात करें, जैसे हमारे यहाँ 8 कोयला की यूनिट है, BCCL, CCL, ECL, CMPDI, NCL, WCL, MCL, SECL। लेकिन जो मेघालय मिजोरम है वहाँ कोई कोयला की यूनिट नहीं है। वहाँ कोल इंडिया का डायरेक्ट, वहाँ जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो काम करती है, जिनका जमीन है वो कोयला कोड़ती है, सरकार को रेवेन्यू देती है और काम करती है। तो मेरा मानना है, सही बात है, या तो जहां माफिया पनपता है वहां सरकार, वहां राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। अगर सरकार को लड़ने की क्षमता नहीं है माफियाओं से, अगर IAS IPS की क्षमता नहीं है वहां से लड़ने के लिए, तो क्या वो डिमांड करे कि यह क्षेत्र जो चूंकि बहुत सारा जो राज्य होता है वहाँ जिला का विशेष दर्जा होता है, राज्य होने के बाद पूर्वोत्तर भारत में चले जाएंगे तो बहुत सारे जो राज्य है उनका जिला को विशेष दर्जा है। तो धनबाद बोकारो जिला जहाँ कोयला मिलता है इसको विशेष दर्जा दीजिए और इसको राष्ट्रपति के अंडर कर दीजिए। अगर पुलिस प्रशासन में दम नहीं है, अगर सरकार में बैठे लोगों को दम नहीं है, तो माफियाओं से मुक्त करने के लिए इसको राष्ट्रपति के हवाले कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो कहा, अपनी दर्द को पूरा व्यथा किए कि अगर हम जमीन हमारा है, कोयला हमारा है, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है पूरे सिस्टम को करप्ट करके, और कोई शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने हिसाब से इस सिस्टम को चलाते हैं, तो क्यों नहीं, अगर माफियाओं के तंत्र से ये व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है, ये संसार मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं सीधे पब्लिक के हाथ में व्यवस्था दे दिया जाए। जिनका जमीन है वही खुद काटे, सरकार को रेवेन्यू दे और वो बेचें, और उनको बेचने के बाद वो फिर ओपन मार्केट हो जाए, जिनको जो खरीदना हो खरीदे। इससे पूरे रैयतों का दिन भी ठीक हो जाएगा, उनके एरिया भी बदलने में अच्छा डिमांड हो जाएगा, क्योंकि अपने जमीन में कोयला होगा तो वो काटेंगे और दूसरे जगह विस्थापित हो जाएंगे, अपना जगह बना लेंगे, दूसरा घर मकान होगा। तो कम से कम इस पे सरकार को एक बार सोचना चाहिए। और हम भी कहेंगे कि कम से कम जो पब्लिक का डिमांड है, आप भी एक बार पूरे झारखंड में इसी विषय को लेकर एक आंदोलन करिए, जो कि हमारा जमीन, हमारा कोयला, हम काटेंगे, हम बेचेंगे। जी बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हमको लगता है बड़का गांव से होगी, क्योंकि बड़का गांव हजारीबाग का जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ आज लगभग 1.5 सालों से लोग धरना पर बैठे हैं और उनका वही कहना है कि हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। वहाँ लगातार प्रशासन उसी प्रकार टॉर्चर करती है। हाल फिलहाल तो एक मुखिया या सरपंच है, उनको कंपनी के द्वारा करंट सटाकर मार दिया गया। तो बहुत क्रूर व्यवस्था, बयान नहीं कर सकते हैं कि मैंने मजदूर की कहीं सुनी नहीं जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, खासकर जो कोयलांचल की धरती है जहाँ विस्थापित लोग हैं, उन्हें एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल अंग्रेजों के काल में जो लड़ाई लड़ी थी, हमें उस टाइप से लड़ाई लड़नी होगी। आज उससे भी हमें लगता है नहीं, उससे भी खतरनाक, क्योंकि अंग्रेज का पहचान हो पाता था। कम से कम उनको मालूम था कि हम बाहर से आए हैं और हमें जाना है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं अभी जो लगातार इस पे जो कंट्रोल किए हुए हैं, वो हमें लगता है अंग्रेज से भी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। आप जिनकी जमीनें हैं, खनिजों का अधिकार उनको दीजिए। इससे क्या होगा कि वो खनिज का स्वयं मालिक रहेंगे, उनके पास
कुछ आर्थिक स्थिति संपन्न होगी तो अलग कहीं भी जाकर बच सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे कि अभी देखिए भारतमाला ये एक सड़क है जिसमें बहुत सारे रैयत है जिनको 3000 प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। तो मान के चलते हैं 1 एकड़ का 3 लाख पड़ा। अब बताइए वो इंसान यदि 1 ही एकड़ का जमीन है, जमीन तो खो चुका सारा, लेकिन 3 लाख में वो जब नया जगह जाएगा तो 1 डिसमिल भी नहीं खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल का उसको नुकसान है, बाकी एस्टेब्लिश होना नहीं होना। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा अगर झारखंड में हमको दिखता है तो विस्थापन का मुद्दा दिखता है। इस पर एक ऐसा कानून बने जो वास्तव में भारत कह सके कि हाँ ये टू द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, माने जनता का देश है, जनता की सरकार है। नहीं तो जनता तो लूट रही है, बस पूंजीपतियों के हाथ में सारा पैसा जा रहा है। आज इतना कोयला भारत के पास गया झारखंड से, बताइए क्या मिला हमें? कुछ तो नहीं मिला। कुछ विकास हुआ, उसके बाद सारा पैसा तो चंद उद्योगपति के खाते में चला गया, उनकी जेब में चला गया, माफियाओं की जेब में चला गया। तो इसीलिए भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में भी इस बात का जिक्र है कि खनिज जो भी साधन है, भौतिक संपदा, उनका इस प्रकार वितरण हो जिसमें जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो मुझे लगता है आज देश को वास्तव में अगर महाशक्ति बनना है तो एक आम व्यक्ति को महाशक्ति बनाना होगा। इस विषय पे जनता यहाँ है, हम एक जानकारी हमने आपसे शेयर करवाना चाह रहे हैं, जनता को समझ में आए कम से कम। बीसीसीएल के अंदर एक डीएमएफटी फंड है और वो डीएमएफटी फंड हमें लगता है जिला में 5000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। हाँ, शायद भी ज्यादा ही होगा। जो हम कहना चाह रहे हैं, जनता यहाँ है, समझ रहे होंगे। तो उस डीएमएफटी फंड को अगर यहाँ इंक्रीज किया गया था, उसको जो जमा किया गया था वो इसी सब बस्ती के लिए कि जो जहाँ से कोयला उठता है और जहाँ कोयला गिरता है उस बीच के जो भी लोग विस्थापित हैं, चाहे उनको डैमेज हो रहा है, ऐसे सभी को सुविधा देने के लिए वो डीएमएफटी फंड का निर्माण कराया गया। और आज वो डीएमएफटी फंड कहीं 8 लाइन सड़क में, तो कहीं पुल बनाने में, तो कहीं सदर अस्पताल के एएनएम डीएनएम की तनख्वाह देने में, डॉक्टरों की तनख्वाह देने में लग रहा है। तो इस पर क्यों कोई नेता बोल नहीं पा रहे हैं कि भाई वो पैसा इसी टाइप की बस्ती को देने के लिए था और उस पैसा को क्यों नहीं दे? डीएमटी फंड होता है, सीएसआर फंड होता है, तो उनका मतलब ये होता है कि जो वहाँ जो कंपनी जहाँ पदस्थापित है और वहाँ जो प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उनके लिए फंड होता है। लेकिन चूंकि बोलने वाला नहीं है और बहुत सारी बकाया राशि तो भी जमा है, उसका तो खर्च भी नहीं हो पाता है। और खर्च कहाँ होता है? आपका एगो पार्क बना दिया और पार्क को भी 2 करोड़ का पार्क बना दिया। एक छोटा सा मैदान बनाया वो 2 करोड़ का बन गया, लाइट लगा दिया और एक मैंने फवारा कहीं छोड़ दिया। तो मुझे लगता है इन जो फंड है उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे पास लीडर है लेकिन उनमें लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। तो उसी कारण आज देखिए हम लोग दफन है। अगर लीडरशिप हमारी होती तो आज 1.5 साल से हम लोग, ये लोग 1.5 साल से कह रहे हैं कि हमें विस्थापित कर दीजिए, हमें विस्थापित कर दीजिए। तो लैक ऑफ लीडरशिप, उनमें नैतिकता का पतन हो चुका है, उनकी मॉरलिटी एकदम डाउन स्तर पर जा चुकी है, जिस कारण आज हम लोग इतने हाशिए पर हैं कि अपनी जमीन खोने के बाद हमें मरना पड़ रहा है। अरे मरने के लिए इंसाफ है यार, कम से कम एक इंसाफ की मौत तो नसीब होती। टुकड़ों टुकड़ों में हमारी बॉडी माने कब्र माने बाहर आ रही है। बहुत दुख का विषय है। बेटी है जो जमीन में समा गई है महिला, उनकी बेटी है और हम अभी उनके निवास पे आए हैं, उनके घर पे। अब उनका देखिए स्थिति, हमें भी डर लग रहा है यहाँ रहते हुए। उधर मत जाइए, हम बता रहे हैं कि वो देखिए ये शायद टंकी है और वो दीवार है उधर, और उस साइड दीवार के उस साइड गोप बन गया है, आप देख रहे हैं। और इधर देखिए ये सहरा है, पानी उधर दीवार पूरा फट गया है। ये बाथरूम है, उससे उधर पूरा गोप बन गया है, पूरा फटा हुआ दीवार टूटा हुआ है। घर की भी स्थिति है जो जब यहाँ हम खड़े हैं हो सकता है यहाँ भी धंस जाए। और उनकी बेटी का क्या स्थिति है आप स्वयं देख सकते हैं। जरा उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ, कब हुआ घटना। ये कल 12 बजे हो गया, 11 बजे ना 12 बजता था। हम लोग टाइम तो देखो मैदान नहीं जाता है, आदमी लोग जखने मैदान लगता है। इनका कहना है, बोल नहीं पा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि घर में जो लैट्रिन रूम है वो बैठने की स्थिति में नहीं है, वो पूरा खदान बन गया है और इसीलिए लोग बाहर शौच करने जाते हैं, मजबूरी है। और वो बाहर शौच करने भी गए तो उनके लिए वही खदान बन गया और उसमें वो समा गई। अब बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, इतना हृदय विदारक घटना है। हम सीधे उनके घर से दिखा रहे हैं आपको कि घर का भी कंडीशन स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये बीसीसीएल के जमीन पे बसे हैं, ये ऑलरेडी अपनी बाप दादा की बपौती संपत्ति है, रहती जमीन है, यहाँ के रैयत हैं। और 1932 लोग कह रहे हैं झारखंड में, ये 1908 के हैं। 1908 वाले खतियानधारी लोग हैं, लगभग 2 एकड़ प्रॉपर्टी है इनकी। और उसकी स्थिति समझिए कि जिसका 2 एकड़ जमीन है उसकी स्थिति है जो लाश चला गया जमीन के नीचे और उस लाश टुकड़े टुकड़े में निकल रहा है। उनकी मौत भी बढ़िया नहीं हो पा रही है, उनका संस्कार भी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ये दुर्भाग्य है।
और हम क्या कह सकते हैं? रूम था। हाँ सही, देखो एकदम 3-4 हो गया। ऐसे आगे देखो इतना डिजाइन से हम बनाया, इतना कष्ट से। इधर था डिजाइन, इतना सुंदर से घर बनाए, देख ले बाबू। देखो तो हमारा घर जब टूट जाएगा तो वो हमारा कुछ मुआवजा लेगा। इसमें कितना खर्चा हुआ आप ही लोग बोलिए। कुछ क्यों लेगा भाई? कुछ क्यों लेगा? कैसे जमीन का पैसा लेगा, मकान का पैसा लेगा। लेगा क्यों? और हम लोग का एकदम खतियान है बाबू। 1960 खतियान धारी। हाँ 1938 1932 लोग कह रहे हैं, 1908 खतियान धारी। तो एको कुछ नहीं। आते हैं मीडिया वाला, वो अपना पैकेज भर लेता है पॉकेट। सब अपना गांव घर छोड़ के कहाँ जाए? कहाँ जाए? सबसे बड़ा बात। अच्छा जमीन में समा गई है कल, उनकी बड़ी बहन है और उनसे हम सीधे बात करते हैं कि इनको कैसे पता चला वो घटना का और कैसे क्या घटना हुआ, ये विषय में बताएंगे। हम बाबू क्वार्टर में हैं, तो 11 बजे हमको फोन जा रहा कि तुम्हारा बहन डूब गया एक गोप में। तो वहाँ से दौड़ो लाया, तो हमको तो चलने से, हम 1 महीना से बुखार में है बाबू। तो बुखार में है, हम चलने सकते। 17 तारीख से सोए हैं, शायद 17 तारीख हो गया, 1 महीना हो गया। 3 दिन सुइया लिया, 3 दिन के बाद हम अच्छा हुआ है। तो कल आया तो देखे हमारी बहन बेटी खूब रो रही है, हम भी कचर खाने लगा। तो हमारा जो बहन है, हमारा भाई मर गया, भतीजा मर गया, भोजा मर गया, यह 2 महीना के अंदर में। और हमारा बहन मर गया, कल जिए है बाबू, हमें कल जिए। हम कहे हम भी मर जाएगा, गोप में घुस के क्या करेंगे? भाई विधायक नहीं सुनता है, मैनेजर नहीं सुनता है, एजेंट नहीं सुनता है, जाके मुखिया नहीं सुनता है, सरपंच नहीं सुनता है, कोई। हम लोग का इतना घर द्वार चल गया, जाते हैं देगा, जब देगा क्वार्टर यदि आज हमारा बहन को दे देते तो हमारा बहन आज नहीं मरते। कल क्वार्टर मांगे, क्वार्टर ही ले लिया। बोला जाया मैनेजर के पास, हमारा बेटा बोला हमको बहन को दीजिए, हमारा मसीह रहेगा। तब बोलता है ये क्वार्टर अलॉटमेंट करा लिया है राजू रजन। वो यदि क्वार्टर दे देते मैनेजर को, आज हम पाते ना बाबू, तो हम ऐसे करके गट्टा पकड़ लेते। तो हमारा फांसी होता चाहे सूली होता, जब हम चल जाते जेल में, हम खिचड़ी खाते। तब आज हम मैनेजर को देख लेते। यदि आज हमारे बहन का क्वार्टर दे देते, और दामाद मर गया से दिन, तो बोले बाबू हमको दे दो, कदम गाछ के चलिए, वहाँ देखिएगा एकदम फैल रहा। तो नहीं दिया क्वार्टर, मैनेजर नहीं दिया क्वार्टर। इस क्षेत्र के मीडिया वाले के लिए कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मीडिया वाला क्या करता है, आते हैं मीडिया वाला को पैसा दे देता है बीसीसीएल, और कुछ नहीं सुनवाए ना। वो फोटो भेजता है ना, किस में ना टीवी में दिखाते हैं, कुछ नहीं। मोबाइल में ना एक थोड़ा दिखा लेता है, किसी किसी को देता है छाट कूट के, और बस और कुछ नहीं। उनको पैकेज मिलता है? हाँ उसको पैकेज मिलता है। नहीं पैकेज मिलने से तो आगे बढ़ा देता है। आज हम लोग को जमीन मिल जाते हैं तो वो देगा तब ना जाएगा जमीन के लिए, कुछ लड़ेगा वो तब ना, मीडिया वाला लड़ेगा तब ना। जो लोग का एकदम खतरनाक है घर द्वार, तो आप लोग कहीं नहीं देंगे। तो हम लोग से पैसा लेते, जब हम लोग को मुआवजा देते तब ना हम लोग उठा के तुमको देता पैसा। तुम ऐसे कह लिया। आप समझ सकते हैं कि हम स्वयं एक मीडिया कर्मी हैं, और फिर भी हम इनसे ये पूछे हैं कि आप मीडिया कर्मी पे, क्योंकि ये आंटी कुछ देर पहले मीडिया कर्मी के लिए बोल रहे थे, तो कभी भी कोई बात कोई बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ कारण होगा। और इस क्षेत्र के जो भी मीडिया में लोग हैं, उनको एक बार चिंतन मनन करना चाहिए कि आप अपने चरित्र को कैसा कर लिए हैं, कि आप किसी की बात उठाने वाले लोग हैं। आप चौथा स्तंभ हैं, आप चौथा स्तंभ है यहाँ के। आपकी बात जो है सरकार तक जाती है, और उससे फिर शासन प्रशासन में बैठे लोग आप ही की बात को देखकर जनता की भला की बात करती है, और उनकी बात वहाँ तक पहुँचता है, वो आप ही एक माध्यम होते हैं। तो कम से कम जो आपका चरित्र है, जो हम लोगों का चरित्र है, कम से कम हम लोग ऐसा रखें कि मीडिया को लोग कम से कम ये समझे कि मीडिया आ गया है तो मेरा काम अब हो जाएगा, ना कि ये समझे कि मीडिया आ गया है और वो पैकेज ले लेगा और मेरी बात सरकार तक पहुंचेगा ही नहीं। तो कम से कम ये बात नहीं होना चाहिए। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, वो अगर बदनाम हो रहा है और उनके लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उनके जो पूरे संस्था है, उस संस्था को भी चिंता करना चाहिए कि मीडिया का कैसा चरित्र होगा और कैसे वो चरित्र ठीक रहेगा। मेरा काम ये बताना था, क्योंकि हम स्वयं मीडिया कर्मी हैं, और हम आज यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका जो भी न्यूज़ दिखाए हैं
जो भी यहाँ देखे हैं, जो लिए हैं, उसका एक अंश भी नहीं कटेगा और पूरा का पूरा दिखाया जाएगा और एक भी समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मीडिया काम पैकेज के लिए नहीं जनता के लिए करते हैं। धन्यवाद।